नमस्कार, ये है आपका अपना चैनल ऑनलाइन क्लास D1 और आज हम कक्षा 7 विज्ञान का जो 7वां पाठ है मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलन, यह पाठ आपको समझाने जा रहा हूँ। बीच बीच में मैं बता दूंगा कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, पाठ को समझा भी देंगे, एग्जाम ओरिएंटेड भी रह जाएगा कि यहाँ से आप पढ़ लीजिए और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी आप ये वीडियो आपके लिए अनुकूल होगा। तो सबसे पहले बात होगी मौसम की। तो पहला प्रश्न कि हमें मौसम से की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मौसम के जो आंकड़े होते हैं ना, वो मौसम की रिपोर्ट है भारत मौसम विज्ञान विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, डिपार्टमेंट, उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो मौसम का पूर्वानुमान देते हैं। पूर्वानुमान है ना, पहले से तय कि कल ये होगा, परसों ये होगा, और मौसम की सूचना मिलती है दूरदर्शन, रेडियो से या इंटरनेट पर सर्च करके हम प्राप्त कर लेते हैं। तो मौसम एक्चुअल में है क्या? तो जब भी न्यूज़पेपर में मौसम देखते हैं या गूगल पर देखते हैं तो ऐसे आता है मौसम। गूगल पर तो उसमें इतना दे रखा है कि आपकी क्या अधिकतम तापमान कितना है, न्यूनतम कितना है, ऐसे दे रखा है। ये सूर्य का चित्र बना हुआ है, सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, -5 है, और न्यूनतम तापमान है 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त इतनी बजे होगा, सोमवार को सूर्योदय इतनी बजे होगा, ठीक है, ये टाइम दे रखा है। तो इसमें कि तापमान अधिकतम न्यूनतम बता रखा है, कब धूप रहेगी, कब कोहरा रहेगा, बारिश, ये सब बताया, मौसम से जानकारी मिलती है। यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है इस ब्रैकेट का? ब्रैकेट इसका मतलब है कि कल की तुलना में आज 5 डिग्री कम है तापमान, और यहाँ पर -3 डिग्री कम है, यानी कल जितना था उससे तापमान घटा है, इसलिए -5 दर्शा रखा है। बढ़ता तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये है मौसम। अब बात करते हैं मौसम होता क्या है, परिभाषा क्या होती है, हम इसकी हम देखते हैं। अगर हम गूगल की सहायता ले, ठीक है ना, तो किसी महीने का हम मौसम निकाल सकते हैं। तो जैसे दिनांक दे रखा है 23/8/06, आज की जो तारीख है उसमें हम गूगल पर सर्च करके लिख सकते हैं अधिकतम तापमान कितना, न्यूनतम कितना है, आर्द्रता यानी नमी, मौसम में नमी कितनी है, अधिकतम न्यूनतम, बारिश अगर हुई है तो कितनी हुई है, कहीं अगर बर्फीले क्षेत्र में कोई रहता है तो बर्फबारी हुई है तो कितनी, ये सब उसमें दिखाया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 6-7 दिनों का, 1 सप्ताह का लिख सकते हैं, 2 सप्ताह का लिख सकते हैं, ठीक है। और बारिश है, बारिश को किसी यंत्र से नापते हैं, वर्षामापी यंत्र से मापते हैं, ठीक है। तो अब हमने जो सारणी बनाई थी उसके अंदर क्या कैसा मिलता है, न्यूनतम तापमान था, अधिकतम था, आर्द्रता थी, वर्षा थी, ये सब थे, ठीक है। तो अब मौसम की हम परिभाषा देखते हैं इसके आधार पर। इसके आधार पर परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी स्थान पर तापमान यानी तापमान कितना है, अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, वर्षा यानी बारिश हो रही है तो कितनी हुई, आर्द्रता यानी नमी कितनी है, वायु वेग यानी हवा का वेग कितना है, हवा किस स्पीड से चल रही है, एकदम धीमी चल रही है, रुकी हुई है, एकदम तेज हवा चल रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, क्या संदर्भ में वायुमंडल का प्रतिदिन की परिस्थिति है ना, प्रतिदिन है ना, रोजाना की, आज वायुमंडल में क्या हो रहा है, सुबह को मौसम साफ हो सकता है, दोपहर को बारिश आ सकती है, शाम को वापस साफ हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, मौसम कहलाता है। और मौसम के घटक होते हैं तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक। आर्द्रता है ना, नमी। और मौसम सदैव एक सा नहीं रहता, ठीक है। मौसम एक जटिल परिघटना, ये क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है, अभी कुछ है 5 मिनट बाद कुछ हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, अचानक बादल जाए, तेज वर्षा होने लगे, या तेज वर्षा हो रही तो वो बंद हो जाए, चटक कर धूप निकल जाए, ठीक है ना। तो कभी भी धूप आ सकती है, बादल आ सकते हैं, तो मौसम में ये सब होता है। चित्र 7.2 में ग्राफ को देखिए, इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दर्शाया गया है, ठीक है। ये डायग्राम दिखा रखा है अधिकतम तापमान का। 3 तारीख को 26 था, 4 तारीख को 23.5 था, 25 था, फिर 22 हो गया, 7, तो घट बढ़ रहा है अधिकतम तापमान, ठीक है ना। ये सिर्फ अधिकतम तापमान है, न्यूनतम होगा तो न्यूनतम है ना कम होगा। और अधिकतम और न्यूनतम तापमान कब मापते हैं हम, तो सुबह के समय जब तापमान मापते हैं वो न्यूनतम होता है, और दोपहर के समय तेज धूप में जो तापमान टेम्परेचर होता है वो अधिकतम होता है, और इसे अधिकतम न्यूनतम तापमापी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। और सूर्य है, सूर्य भी तापमान को प्रभावित करता है, सूर्य की किरणें होती है, जहाँ जैसे हमारा ग्लोब ऐसे होता है, ठीक है ना, तो ये भूमध्य रेखा होती है, तो इस एरिया के अंदर क्या है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, बारिश भी अच्छी होती है। इधर इधर से कुछ इस स्थान इधर जाए,
थोड़े बहुत रेगिस्तान यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर बारिश कम होगी, रेगिस्तान ज़्यादा तो यहाँ पर भी तेज़ धूप होगी। ध्रुवों की साइड जाए तो यहाँ सूर्य की किरणें कम पड़ती है, बर्फबारी होती है, इधर जाने पर ठंडक बढ़ती है, ठीक है ना, है ना, धीरे धीरे तापमान कम होने लगता है। कुछ अपवाद स्वरूप स्थान मिल जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का बीच, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है लेकिन बीच का भाग गर्म है क्योंकि रेगिस्तान है, वहाँ पर बारिश नहीं होती इसलिए। तो ये सब सूर्य के कारण होता है, सूर्य कितनी किरणें पड़ती है ग्लोब पर, उसके अनुसार तापमान की कितनी उपलब्धता है ये तय करता है। अब बात करते हैं जलवायु की। जलवायु की परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं डायरेक्ट। तो जलवायु क्या है, किसी स्थान पर स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़े के आधार पर बना मौसम का पैटर्न जलवायु कहलाता है। 25 साल के आंकड़े ले लिए कि जनवरी में क्या हो रहा है, फरवरी में क्या हो रहा है, मार्च में क्या हो रहा है, किस दिन बारिश आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि उस इस क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष की बात करें, ठीक है ना, 10 जनवरी के आसपास बारिश हो रही है, कभी 15 की हो रही है, तो हम कहते हैं जनवरी में बारिश होगी, या जनवरी में ठंडक रहेगी, या जून में गर्मी रहेगी। तो पिछले 25 साल के आधार पर हम जो आंकड़े डेटा इकट्ठे होते हैं उनको जलवायु कहते हैं। यदि हम पाते हैं किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है ना, ऊंचा रहता है, ज़्यादा रहता है, तो हम कह सकते हैं उस स्थान की जलवायु कैसी है, गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो कह सकते हैं कि उसकी जलवायु गर्म है और आर्द्र है। यानी जो हमने देखा था ग्लोब के अंदर, ये भूमध्य रेखा के पास का स्थान था, या तापमान भी उच्च रहता है और बारिश भी उच्च रहती है, तो ये कैसा है, गर्म स्थान है और यहाँ पर नमी भी, आर्द्रता भी ज़्यादा है। ठीक इसी तरह यहाँ पर जम्मू कश्मीर और केरल के तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर जम्मू कश्मीर और तिरुवनंतपुरम केरल के तापमान, अधिकतम, न्यूनतम और वर्षा की जानकारी दी गई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी से दिसंबर, यहाँ भी जनवरी से दिसंबर, ठीक है। तो इन आंकड़ों के आधार पर हम क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का तापमान कम है जबकि केरल का तापमान ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर देख सकते हैं। हम देख सकते हैं केरल जम्मू कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है ना, कि जम्मू कश्मीर की तुलना में बारिश ज़्यादा होती है और तापमान भी ज़्यादा है, जिसमें वर्ष के कुछ माह में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है कहाँ, केरल में। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसतन तापमान को उच्च दिखाते हैं ना। राजस्थान में तापमान उच्च रहता है, लेकिन सर्दियां जो कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। यह स्थान मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है ना, डेजर्ट है, यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क है। राजस्थान में कैसी जलवायु है, गर्म और शुष्क। उत्तर पूर्वी भारत जैसे मेघालय, असम है, वहाँ पर क्या है, अधिकांश वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, वहाँ पर कह सकते हैं उत्तर पूर्व की भारत की जलवायु कैसी है, आर्द्र है। अब बात करते हैं जलवायु और अनुकूलन। जलवायु जैसी होती है उसका जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जीवों में कुछ लक्षण विकसित हो जाते हैं जो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ढाल सके, उन लक्षणों को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। यानी जीवों में पाए जाने वाले वो लक्षण जिससे कि वो आसपास के वातावरण में खुद को ढाल सके, तो वो अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन के अंदर, इसके अंदर चर्चा की गई है, एक तो ध्रुवीय क्षेत्र की चर्चा की गई है, एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन की चर्चा की गई है। तो ये आपका ग्लोब है, ठीक है। तो ये होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है यहाँ दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना, ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और बीच में जो होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो इसकी बात की गई है। यहाँ पर तापमान, वर्षा अच्छी होती है, ठीक है ना, तापमान भी मरुस्थल से थोड़ा कम होता है लेकिन ठीक ठाक तापमान होता है। साल भर 25 से 35 डिग्री के बीच तापमान रहता है, ठीक है। और यहाँ पर बर्फ गिरती है और तापमान कम रहता है, ये शुष्क एरिया होता है, ठीक है ना, यहाँ बर्फबारी होती है और काफ़ी ठंडक है। तो इन दो क्षेत्रों की यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है। ग्लोब में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र है। अब इनकी चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। इनमें यहाँ से प्रश्न बन सकता है ध्रुवीय क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका के अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र आते हैं। आप मैप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, बाजार से लाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी जियोग्राफी में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट कंट्री याद कर सकते हैं। इसी तरह भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया जैसे कुछ देश हैं जहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के समीप है और वो देश की तरह उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थित है। अब बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र की। अब ध्रुवीय क्षेत्र के जलवायु के क्या क्या लक्षण है यहाँ पर दे रखे हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, ये सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है ना, 6 महीने तो दिन रहता है, 6 महीने की वहाँ रात रहती है। बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता।
सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के अनुकूलित हो गए हैं। यहाँ पर कौन-कौन से जीव पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू, और एक पेंगुइन इसके उदाहरण है। और यहाँ पर ध्रुवीय भालू में जो लक्षण है उनकी चर्चा की गई है। अनुकूलन के लिए कौन-कौन से लक्षण है? तो ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल होते हैं, जिसे वो बर्फ की सफेद चादर में आसानी से दिखाई नहीं देते। इन्हें सफेद बाल होते हैं, सफेद ही बर्फ होती है, इसलिए वो परभक्षियों से सुरक्षित बच जाते हैं अपने दुश्मनों से, ठीक है। इससे उन्हें अपने परभक्षियों से यानी शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अधिक शिकार को पकड़ने में सहायता मिलती है। इसके अलावा वो भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनके बालों पर फर की मोटी परतें होती है। बालों या फर की 2 मोटी परतें होती है, और इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं, ताकि उन्हें शरीर का ताप की आवश्यकता से अधिक ना हो। यानी जल्दी तेज चलेंगे ना कोई जीव, तो ऊर्जा की हानि होती है, तो वो जल्दी ठंडक हो जाता है, इसलिए ध्रुवीय भालू धीरे धीरे चलता है। इसके अलावा मोटी बालों की परत है, इसलिए वैसे भी इसको ठंड नहीं लगती। और ये अपने शरीर को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा थकान होगी तो ऊर्जा जाएगी और शरीर जल्दी ठंडा होगा। इससे बचाने के लिए क्या करेगा? बहुत अधिक गर्म हो जाने से या गर्म हो जाए, और इससे क्या करता है कि विश्राम करता है। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालू अपने शरीर को ठंडा करना चाहता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरने लगते हैं। अब जब गर्मी आती है, इतनी आती है कि 2 महीने तक बर्फ पिघलने लगती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उसमें क्या है कि ये समुद्री पानी में तैरने लगता है, नहाने लगता है। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायता होते हैं। तो आपको अगर ये इतना याद नहीं रहे, एग्जाम में बड़ा प्रश्न भी आ जाए, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं ध्रुवीय भालू में कौन-कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। एक तो ये है, इनके नाखून मुड़े हुए और लंबे पहने होते हैं। इसका क्या काम है? इनके नाखून मुड़े और लंबे होते हैं, मिलान करने वाला भी आ सकता है। तो इसका क्या कार्य है अनुकूलन का? ये बर्फ में चलने में सहायक होते हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है, जो शरीर को शीतरोधित होती है और इसे गर्म रखती है। इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है, जो इन्हें सर्द मौसम में गर्म रखती है। सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से नहीं दिखाई देते। इनके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते। यानी सफ़ेद है, इसलिए भोजन भी आसानी से मिल जाएगा, दूसरे शत्रु भी इसे पहचान नहीं पाएंगे। और इसमें सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने में और पकड़ने में सहायता करती है। तो अभी आपसे इस डायग्राम से भी ध्रुवीय भालू में अनुकूलन याद कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट याद करके भी आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से अनुकूलन है और कौन कौन सा उनका कार्य है। इतना ना पढ़ो तो ठीक है। ये इस चीज़ को सबको थोड़ी थ्योरेटिकली बड़ा लिखा हुआ है। इसी तरह एक ध्रुव में एक पाया जाता है पेंगुइन है। ये भी सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ के, यही भालू वाले अनुकूलन होंगे, थोड़े बहुत अलग होंगे। सफ़ेद है, वो भी बचाते हैं इन्हें शत्रुओं से। यह शरीर में स्वयं सदा से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है भालू के समान। पेंगुइन झुंड में रहते हैं, स्वयं को गर्म रखने के लिए वैसा करते हैं। झुंड में रहते हैं इसलिए गर्म रहते हैं। याद कीजिए, जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं, तो आप गर्मी में, है ना, हम बस में भी जाते रहते हैं, बस भरी होती है तो उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए साथ रहते हैं, इसलिए गर्मी महसूस हो। ध्रुवीय भालू की तरह पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारारहित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा होता है, जो अच्छे तैराक होते हैं। तो ये इनके लक्षण है, लगभग भालू जैसे ही है। और भले इनका शरीर धारारहित है, ये थोड़ा अलग है, और बाकी लगभग सारे वैसे वैसे। इसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले अन्य जंतुओं में कौन कौन शामिल है? मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल, अन्य कई प्रकार के पक्षी शामिल है। नोट कीजिए, जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वही पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी प्रवास करते हैं। प्रवास का मतलब क्या हुआ? कि अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी कि जब नवंबर दिसंबर के अंदर क्या है, बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो वो क्या है कि इतनी ज़्यादा ठंडक हो जाती है, पक्षी जीवित नहीं रह सकते, तो वहाँ से उड़कर यहाँ राजस्थान के भरतपुर हरियाणा में इस स्थान पर आ जाते हैं। तो ये नवंबर दिसंबर में आ जाते हैं, अक्टूबर के बाद फरवरी में वापस चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? फरवरी में राजस्थान वगैरह यहाँ का तापमान बढ़ने लगता है, उस टाइम के लिए अनुकूलित होते हैं। फरवरी में तापमान बढ़ता रहता है, उसको सहन नहीं कर सकते, इसलिए वापस लौट जाते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं प्रवास। जैसे साइबेरियन क्रेन है, सर्दियां समाप्त होने पर वे पुनः अपने आवास पर लौट जाते हैं। साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में आते हैं और वापस चले जाते हैं। और ये कितनी 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा तय करते हैं उड़कर।
ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहाँ वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। ऊंचाई में शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न उष्मा का विसरण आसानी से कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष पर एक स्थान पर कैसे आते हैं, ये एक रहस्य है। ठीक है ना, एक रहस्य है कि ऐसे कैसे आते हैं, मार्ग का कैसे पता चलता है कि ये रहस्य है। तो प्रवास को इतना पड़ता है कि एक पक्षी दूर लंबी दूरी जैसे साइबेरियन क्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान प्रतिकूल परिस्थितियों को से बचने के लिए प्रवास कर जाते हैं, इसी को प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों की। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। ठीक, मैंने बताया था जैसे ये पृथ्वी गोला तो बीच का ये जगह है ना, ये भूमध्य रेखा है। सबसे सर्द महीनों में भी यहाँ तापमान 15 डिग्री से ज़्यादा ही रहता है। गर्मी में तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है। वर्ष भर और दिन रात की लंबाई लगभग बराबर होती है, जितना दिन होता है उतनी रात होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, तापमान भी अच्छा है, वर्षा भी अच्छी होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाटों यानी कि भारत का नक्शा है, जो समुद्री तट है पश्चिमी यहाँ पर, और जो पूर्वी भारत है वहाँ पर असम है, वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। अच्छी खासी गर्मी, अच्छी खासी वर्षा, तो यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं पर जंतु भी ज़्यादा होंगे। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर है, कपी यानी एप्स है, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, पक्षी, कीट है। इस प्रकार के जंतु उष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यानी कि मौसम ज़्यादा बदलता नहीं है, ठीक ठाक रहता है। सर्दियों में 15 डिग्री से नीचे नहीं जाता, गर्मियों में 35 से 40 से ज़्यादा नहीं जाता। कुछ दिन होते हैं जहाँ 40 से ज़्यादा जाता है, वैसे जाता नहीं है। ठीक है, तो अनुकूलित है ये परिस्थितियाँ। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या यहाँ पर अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए कंपटीशन होता है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर तलवे चिपचिपे होते हैं, उन्हें वृक्ष पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिनमें रहते हैं। ठीक है ना, चिपचिपे पैर होते हैं किनके, लाल नेत्र वाले मेंढकों के। और इसका कार्य क्या है, इनका कार्य है कि वो वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। वृक्षों पर रहने के सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायता करती है। बंदरों की पूंछ कैसी होती है, लंबी, तो शाखाओं पर आसानी से चढ़ जाते हैं। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे आसानी से ये शाखाओं को थामे रखते हैं। हाथ पैर की डिजाइन ऐसी होती है, शाखाओं को पकड़ते हैं, पूंछ से भी पकड़ लेते हैं। आगे, क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा होती है। जंतु ज्यादा होंगे तो कंपटीशन तो होगा भोजन के लिए। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु उन्हें आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टुक्कन नामक पक्षी की लंबी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो कमजोर होती है और उनका भार सह नहीं सकती। ये टुक्कन पक्षी ये रहा, क्या करता है, इसकी लंबी चोंच होती है, ऐसे यानी कमजोर शाखाओं होती है, वहां से भी ये फल प्राप्त कर लेता है जहां अन्य जंतु नहीं पहुंच सकते, ये टुकन पक्षी। ठीक है, आगे, उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, ऐसे रंग की त्वचा होती है जो आसपास के क्षेत्र के साथ छद्मावरण करने में सहायता होती है। छद्मावरण यानी नकली आवरण, जैसे पेड़ पौधे होंगे हरे तो वो हरे बन जाएंगे। और ये उनके उष्ण कटिबंधीय जीवों के लक्षण है अनुकूलन के। सुनने की संवेदनशील शक्ति, कोई शत्रु से रक्षा हो जाती है, थोड़े से आहट होती है तो ये चौंकने लगते हैं। ठीक है, तीव्र दृष्टि, दूर तक देखते हैं, मोटी त्वचा होती है, कलर ऐसा होता है आसपास के वातावरण के अनुसार कलर होता है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है ना, दूर से ये सुन सकते हैं, थोड़ी सी आहट होती है पत्तों में सुन लेते हैं। लोयल टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में यह पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद अयाल है जो सिरों के चारों ओर गालों और चिबुक से तक रहती है ना। इसकी ये चांदीनुमा इतने बाल होते हैं, इसकी विशेषता है दाढ़ी। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है, अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर व्यतीत करता है, यानी पेड़ों पर ही रहता है। यह मुख्यतः क्या क्या खाता है, फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लोइन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले यानी कीट रहते हैं, उनकी भी तलाश रहता है, उनको भी खा लेता है। चूंकि लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, तब भूमि पर यदा कदा आते हैं। अब इन पेड़ों पर भोजन मिल रहा है तो नीचे क्यों आएंगे, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्या क्या लक्षण थे मैंने बता दिए।
अब बात करते हैं हाथी की। ये भी कहाँ पाया जाता है? वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। हाथी अनेक प्रकार के वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। सूंड का क्या उपयोग है? नाक रूप में उपयोगी है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी में क्या काम करती है? नाक का काम करती है। बहुत लंबी सूंड है, हमारी नाक होती है सूंघती है, इनकी सूंड और ज़्यादा लंबी होती है हाथी की, तो और ज़्यादा सूंघने में अच्छी मदद करती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। सूंघना हो गया, इसके अलावा भोजन भी उठा लेते हैं। यद्यपि इनके बाह्य दांत, जिन्हें रद्द कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और इसलिए जो बाहर के दांत है खाने के बजाय वो क्या करता है? वृक्षों की छाल को आसानी से छीलता है। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। लंबे कान, नाक भी लंबी होती है, सूंघने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। कान भी लंबे होते हैं, ध्वनि आसानी से ज़्यादा सुन पाता है। वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। और गर्मी बढ़ जाए उसमें भी कान उसको क्या है कि ठंडक पहुंचाते हैं। तो कान के क्या कार्य हो गए? एक तो ध्वनि बहुत दूर से सुनना और उसको एक ठंडा रखना। और इसके अलावा इसकी सूंड के क्या कार्य हो गए? एक तो भोजन पकड़ना और इसका सूंघने का कार्य हो गया। और यहाँ पर हमने बात की थी लंगूर की। लंगूर क्या है? ज़्यादातर पेड़ों पर रहते हैं क्योंकि उन्हें भोजन मिल जाता है, नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती। और उष्णकटिबंधीय के लक्षण देख लिए हमने जंतुओं के, तो ये पार्ट देख लिया। इस पार्ट में आपको क्या क्या याद करना है परीक्षा से दृष्टि में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ना मौसम है उसकी परिभाषा आनी चाहिए आपको, मौसम की परिभाषा क्या होती है। दूसरा जलवायु की परिभाषा आनी चाहिए। तीसरी जलवायु की परिभाषा हो गई। तीसरी अनुकूलन की परिभाषा आनी चाहिए। 3 परिभाषाएं हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपको ना ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं जैसे कि पेंगुइन और ध्रुवीय भालू के लक्षण क्या क्या है वो पता होने चाहिए, 4-5, ठीक है। और ध्रुवीय क्षेत्र है उनमें उसके वातावरण के क्या क्या लक्षण है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है, तापमान निम्न है, वर्षा कम होती है, ये सब पता होना चाहिए। आप ऐसे करके नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। पूरा पाठ पढ़ा दिया मैंने। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय में पाए जाने वाले जंतु कौन कौन से हैं, एक प्रवास की परिभाषा पता होना चाहिए, प्रवास कौन से पक्षी करता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में मिक्स करके भी दे दे, कौन सा जंतु ध्रुवीय क्षेत्र के और कौन से उष्णकटिबंधीय के, तो ध्रुवीय क्षेत्र के 2 जंतु है। एक तो साइबेरियन क्रेन भी, ये भी ध्रुवीय क्षेत्र का ही है। इसे वैसे तो बहुत सारे दे रखे हैं, वरना पेंगुइन और ध्रुवीय भालू 2 उदाहरण है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। ये पाठ मैंने करा दिया।